दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, ये चैनल आपको प्रॉपर वे में एकदम प्रॉपरली अच्छे से काफ़ी बढ़िया ढंग से इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो लैंग्वेज सेक्शन हो या फिर लिटरेचर सेक्शन हो, दोनों के मतलब बेस्ट नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाले हैं। तो ये तो रहा इंट्रो। और दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक यादव है। मैं अभी ग्रेजुएशन BA सेकंड ईयर मेरा चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने इंग्लिश पे काफ़ी एफ़र्ट किया है, काफ़ी नॉलेज है मुझे इंग्लिश का। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं मतलब कि बिना किसी नॉलेज के मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है। मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँगा दोस्तों। तो हमारे इस चैनल पे, जो कि प्रतीक इंग्लिश क्लासेज नाम से है, इस पे अभी तक के ग्रामर से रिलेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस तक के सभी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आप लोग उसे जा कर के देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब पहले के कुछ वीडियोज़ को आप देखे रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, और आपसे सिर्फ एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग ना मतलब सपोर्ट दिखाओ यार, दिखाओ अपने सपोर्ट को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आपको कुछ अच्छा मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करो दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और रही बात, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो आज का वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, अगर हम देखें इसकी, तो इन दिस टेंस द वर्क हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड बिफोर सम टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि इस टेंस में कुछ समय पहले काम पूरा हो गया होता है, कुछ समय मतलब काम पूरा हुआ रहता है वर्तमान में। वर्तमान का मतलब अभी जो हमारा करेंट टाइम चल रहा है, हम जब वाक्य को देखेंगे तब तक वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम पहचान दोस्तों, जैसे आप अगर 9th 10th 11th 12th किसी चीज़ की भी पढ़ाई कर रहे हैं या आप कंपटीशन की ही पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, कंपटीशन में क्या होता है ना, वहाँ आपको ये नहीं समझाते हैं लोग कि हिंदी में कैसे उसको पहचानेंगे, फिर उसकी इंग्लिश कैसे जानेंगे। हमको ये एकेडमिक में बेसिक में ये चीज़ें जाननी चाहिए कि अगर हिंदी का वाक्य है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसको पहचानने के लिए देखिए दोस्तों, हम लोग वाक्य के अंत में देखेंगे, एकदम लास्ट में देखेंगे सेंटेंस के, जिसमें आपको जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, जैसे कि हमारा एक वर्ड हो गया चुका है, फिर चुकी है, चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ये चुका हूँ, जैसे ये सारे वर्ड्स हैं। फिर एक वर्ड हो गया अपना या है, ई है, ये हैं, या हूँ, ठीक है दोस्तों। आ है, ई है, ए है, आ हूँ। ये सारे शब्द मतलब उसके अंत में आएंगे, वाक्य के अंत में ये सारे शब्द आएंगे। और अगर ये सारे इनमें से कोई भी आपको दिखता है तो आप ये समझ लेना बस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल को देखें दोस्तों, तो क्या है कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है राम विद्यालय जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमने अपनी पहचान से अभी क्या सीखा कि वाक्य के अंत में चुका है शब्द आना चाहिए, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लास्ट में क्या आया है, चुका है, आपको दिख रहा है, जो कि पहचान में आपको मिलेगा। तो इससे हम ये कन्फर्म हो जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वे लोग घर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखने लायक बात यह है कि लास्ट में देखिए, यहाँ पे ये हैं, ये वर्ड आया है जो कि पहचान में भी है। इससे हम ये जानेंगे कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब दोस्तों, हम कुछ इसके मुख्य शब्द होते हैं इसमें आप यूज़ किए जाते हैं, उसको देखेंगे। उसके लिए बस क्या करना है दोस्तों ना, कि हमको चीज़ों को देखना रहेगा थोड़ा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा कुछ वर्ड है, जैसे जिसमें कि एक जस्ट लिखा हुआ है। जस्ट का मतलब अभी होता है, येट यानी अब तक, ठीक है दोस्तों। और एवर का मतलब होता है नेवर का अपोजिट। नेवर मतलब कभी नहीं, एवर का मतलब हमेशा या सदा। और फिर ऑलरेडी है, ऑलरेडी का मतलब पहले ही होता है। हार्डली मुश्किल से इत्यादि, ये सारे वर्ड इस टेंसेज में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने नियम की तरफ बढ़ते थे। तो हमारा जो पहला रूल है, जिसमें लिखा हुआ है यट का प्रयोग सिर्फ नकारात्मक वाक्यों में होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो यट का यूज़ करेंगे हम सिर्फ ऐसे सेंटेंसेज में करेंगे जिसमें नॉट
या नो या नेवर, इनमें से कोई वर्ड रहे, अगर ये चीज़ है तभी इट का यूज होगा, वरना नहीं होगा। हमारा जो दूसरा रूल है दोस्तों, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है इन शब्दों का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद एवं मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद एवं मुख्य क्रिया के पहले किया जाता है। बाकी हम देख लेते हैं दोस्तों अपने फार्मूलाज को, जो किस फार्मूले पे सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। इसमें फार्मूला नंबर 1, अगर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य रहेगा, कहने का मतलब जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट रहेगा, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, जिसे कर्ता कहते हैं, यानी जो काम करने वाला रहेगा उसको ढूंढेंगे। उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब को हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि हैज़ या हैव में से हमें चुनना रहेगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। और उसके बाद कीवर्ड्स, जो मैंने आपको कुछ शब्द अभी बताए थे, जस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, एवर, ये सारे वर्ड्स अगर वाक्य में ज़रूरत है तो इसको लिखेंगे कीवर्ड्स को, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, वाक्य में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने वर्ब पे। वर्ब यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। देखिए दोस्तों, वर्ब क्या होता है जनरली कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और ये जो टेंस है हमारा, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म से हमें मतलब है, फर्स्ट और सेकंड से कोई मतलब नहीं है। तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। फिर हम ऑब्जेक्ट अपने सेंटेंस का लास्ट में लिखेंगे जा करके, जो कि कर्म होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम समझ लेते हैं इस समय। सर दोस्तों, अगर हमको सब्जेक्ट पता करना रहेगा तो अपने वाक्य में हमें क्या करना रहेगा, कौन से प्रश्न करेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर ऑब्जेक्ट पता करना रहेगा तो किसे या किसको से हम प्रश्न करेंगे, तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। इसमें लिखा हुआ है सेम चीज़, सब्जेक्ट प्लस हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस कीवर्ड्स अगर दिया है तो लिखेंगे, वरना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव में होगा। बस दोस्तों, यहाँ पे क्या हैज़ या हैव के बाद हमको हैज़ या हैव के बाद नॉट वर्ड का यूज़ करना रहेगा। ओके दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने तीसरे। तो तीसरा जो हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस है, इसमें हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, जो कि हैज़ या हैव में से कोई एक होगा। वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग, और प्लूरल है तो हैव का। और दोस्तों, यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली रहेगी, आई जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। ठीक दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आई भी सिंगुलर ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें हैव, आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर वाक्य में कीवर्ड्स यानी कि जो वो मुख्य शब्द मैंने आपको बताया अभी, जस्ट, येट, इवन, ऑलरेडी, हार्डली, ये सब अगर दिया है तो लिखेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम अपने मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को। उसके बाद हम अपने वाक्य में कर्म को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को, जिसको मैंने बताया कि आप किसे या किसको से प्रश्न करेंगे तो आपको अपने वाक्य का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह रहेगा उस हिंदी वाक्य में, इंग्लिश में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा देंगे। फिर दोस्तों, हमारा जो चौथा रूल है वो WH वर्ड के लिए है। अगर हमारा हिंदी वाक्य के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इंग्लिश में जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिखेंगे। और WH वर्ड होते क्या क्या हैं दोस्तों, ये आप जान लीजिए। जैसे अगर हम व्हाट है, विच है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, वाई है, एट्सेट्रा, मतलब ऐसे सारे वर्ड जो होते हैं वो सब WH वर्ड माने जाते हैं। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर व्हाट का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हिंदी वाक्य में हमें क्यों दिखेगा तो वाई लिखेंगे। अगर कौन सा नॉन लिविंग के लिए दिखा तो व्हिच को चूज करेंगे। हाउ, कैसे के लिए हाउ का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मतलब लिखेंगे हम वो अपनी हिंदी वाक्य के अनुसार। फिर हेल्पिंग वर्ब की वही बात आएगी, हैज़ या हैव में से कोई, वो सिंगुलर प्लूरल पर डिपेंड करता है। फिर अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे हम दोस्तों, सब्जेक्ट यानी जो हमारा कर्म होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हमारे प्रश्नवाचक वाक्य में कहीं नहीं आया है तो नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं आया है तो और नहीं का यूज़ नहीं किया गया है तो नॉट नहीं लिखेंगे। बाकी कीवर्ड्स अगर उसमें कहीं है, जैसे पहले ही हिंदी वाक्य में आ गया हो, या मुश्किल से आ गया हो, सदा आ गया हो,
तो हम अपने कीवर्ड्स में किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे जो कि मैंने बताया है पहले। और मुख्य क्रिया के तीसरे रूप को हमको लिखना रहेगा, मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट की बात की जाए कर्म, हमारा कर्म लिख करके इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में एक दो लगा देंगे। हमारा ये इंट्रोगेटिव WH टाइप और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH टाइप दोनों का रूल इसमें है दोस्तों। अगर हिंदी वाक्य में नहीं रहेगा तो नॉट को लिखेंगे, और अगर नहीं दिया है नहीं तो नॉट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ और हैव की यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर सेंटेंस में ये ही आया है, ही से स्टार्ट हो रहा है, या सी आएगा या इट आएगा, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है दोस्तों, और तीनों सिंगुलर हैं। या फिर किसी भी एक व्यक्ति का नाम आएगा, नाउन मतलब संज्ञा, किसी का नाम, इन चीज़ों को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक दोस्तों, तो इनके लिए साथ हमेशा हम हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं हैव का यूज़ कहाँ करेंगे। ये जो हैव है हमारा, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम आई के साथ में करेंगे। अब क्यों करेंगे, आई तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल ये इसके साथ में प्लूरल का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ ऐसा होता है कि आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो है नहीं, फर्स्ट पर्सन का है, तो हमारा रूल कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तभी हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो ये चूँकि ये फर्स्ट पर्सन का है इसलिए इसके साथ भी हमें हैव का ही यूज़ करना। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, फिर हमारा दूसरा जो वर्ड है वो वी है। वी ये प्लूरल है, सबको पता है वी का मतलब हम होता है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ किया ही जाएगा। फिर हम देखते हैं अगर दोस्तों, तो क्या करना है हमें, यू को अगर हम देखेंगे तो यू क्या है, ये सेकंड पर्सन का है, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, तो इसके लिए भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। दे थर्ड पर्सन का है, बहुवचन दे का मतलब वे होता है, बहुवचन है, तो यहाँ सबको पता है कि इसके साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ें हो गई आप क्लियर कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करना है। अब दोस्तों आई बारी किसकी, ट्रांसलेशन की। हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन, वो फिर चाहे इंग्लिश से हिंदी में करना हो या हिंदी से इंग्लिश में करना हो। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो पहला हिंदी वाक्य है वो है, वह तुरंत लखनऊ से आई है। तो यहाँ देखिए दोस्तों लास्ट में ई है, आ गया है, जो कि मैंने आपको पहचान बताया था। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ट्रांसलेट करने का नियम, सबसे पहले हमें अपने वाक्य का कर्ता पता करना होगा, कर्ता, और उसमें हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, कौन से प्रश्न, तो कौन आया है या कौन आई है लखनऊ से, वह। तो वह के लिए क्योंकि ये ई है, यानी कि वो हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं, या किसी लड़की की बात कर रहे हैं जेंडर में, इसलिए ही का यूज़ करके हम सबसे पहले सी लिखेंगे। उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सी एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर हैज़ का यूज़ होगा। अब दोस्तों तुरंत आया है, यहाँ पे तुरंत या अभी हम इसको समझ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ जस्ट का यूज़ हम करेंगे जो हमारा कीवर्ड्स में रहता है। अब क्योंकि वो लखनऊ से आई है, हम यहाँ कम भी लिख सकते थे दोस्तों, लेकिन लखनऊ से आई है तो हम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लखनऊ पहले गई होगी फिर वो वहाँ से आई है, मतलब वापस आई है। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, इसका थर्ड फॉर्म ईडी लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म बनता है, तो रिटर्न होता है। और बाकी हमको अपना कर्म पता करना है लास्ट में, कहाँ से आई है, कहाँ से प्रश्न करेंगे, तो लखनऊ हमको जवाब में मिलेगा, तो हमारा कर्म जो हो गया फ्रॉम लखनऊ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लास्ट में एकदम लिखेंगे। ओके दोस्तों, फिर अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वाक्य की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है हमारा जो दूसरा सेंटेंस है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम अपने सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि विराट कोहली, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान एक महान खिलाड़ी विराट कोहली है। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें उन्हीं की बात की जाए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है विराट कोहली ने अब तक एक भी दोहरा शतक एक दिवसीय क्रिकेट में नहीं बनाया है। तो क्या नेगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, किसने या कौन, विराट कोहली हमारा सब्जेक्ट हो गया।
फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि विराट कोहली एक व्यक्ति है इसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस से नॉट को लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारे कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड अब तक है या अभी तक है, तो उसके लिए हम यट का यूज़ करते हैं, तो यट यूज़ हो गया। अब नहीं बनाया है, क्योंकि रन बनाने की बात हो रही है, इसलिए इंग्लिश उसकी स्कोर होती है, और उसका जो थर्ड फॉर्म बनाएंगे ईडी लगा के, तो स्कोर हो जाएगा। अब क्या नहीं बनाया है अब तक, एक भी दोहरा शतक, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों एक भी दोहरा शतक के लिए कि इवन आ डबल सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्या सुमन अपनी माँ की भावनाओं को पहले ही समझ गई है? क्या सुमन अपनी माँ की भावनाओं को पहले ही समझ गई है? लास्ट में ये है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर यहाँ बात आई, सुमन एक लड़की है जो कि एक ही है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले इसमें लाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव या फ्लो टाइप का सेंटेंस है। तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चूज करेंगे, एक व्यक्ति की बात की जा रही है इसलिए हैज़ लिखेंगे, हैज़। उसके बाद किसकी बात की जा रही है? सुमन सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे। फिर क्या कहा गया है? पहले ही, क्या ये जो है पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही के लिए जो मैंने बताया था कीवर्ड्स में, वो ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी को लिखना पड़ता है हमें, ऑलरेडी लिख दिए। फिर समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड होती है, आप सबको पता होगा दोस्तों, और उसका जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम, तो वो अंडरस्टूड होता है। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो हमको थर्ड से मतलब है, तो अंडरस्टूड कर देंगे। अब बात कर्म यानी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या है? तो अपनी माँ की भावनाओं, हर मदर्स इमोशंस लिख सकते हैं, या यहाँ पे सेंटिमेंट्स का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, लोगों ने सदा कुछ कुरीतियों का अनुसरण क्यों किया है? ठीक है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है, लोगों ने सदा कुछ कुरीतियों का अनुसरण क्यों किया है, यहाँ भी यह है आया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। अब लोगों, काफ़ी लोगों की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हमने यहाँ हमारा जो दिख रहा होगा आपको, क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसमें रूल क्या कहता है? सबसे पहले हमें मतलब जो अपना WH वर्ड है वही लिखना है। तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य में उसको लिख लेंगे। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करने की, क्योंकि यहाँ कई लोगों की बात की जाए, इसलिए हम प्लूरल चूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव होगा। उसके बाद सदा आया है, जो कि कीवर्ड्स में से है, तो हम उसको लिख लेंगे अपने, तो एवर हो जाएगी सदा की इंग्लिश एवर। अब लोगों की बात की जा रही है, तो पीपल लिखेंगे, पीपल मतलब लोगों ने। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ कुरीतियों का अनुसरण, ये बात हमारा वर्ब है, अनुसरण किया है, तो अनुसरण की इंग्लिश फॉलो होती है, और जब थर्ड फॉर्म्स का बनाते हैं तो फॉलोड हो जाता है दोस्तों। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ कुरीतियों का, तो हमको यही लिखना है, कुछ कुरीतियाँ। तो देखिए दोस्तों, रीति होती है उसको रिचुअल्स लिखते हैं, कुछ के लिए पहले हम सम लिखेंगे, और कुरीति की बात की जा रही है इसलिए विशेष रिचुअल्स लिख देंगे, क्योंकि ये विशेष रिचुअल्स लिखने का मतलब ये हो गया कि बुरी रीतियाँ। हाँ दोस्तों, अब बाकी हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें सेंटेंस की तरफ, जो देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, क्या वे लोग पार्टी में नहीं आए हैं? क्या वे लोग पार्टी में नहीं आए हैं? ए हैं, यहाँ आया दोस्तों, आया ना दोस्तों। तो इससे हम पहले अपने हिंदी वाक्य का रूल के अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जिसमें हम वे की बात की जा रही है, काफ़ी लोगों की बात की जा रही है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वे लोग हैं, तो पीपल अनुसरण की इंग्लिश, अनुसरण करना का इंग्लिश होता है फॉलो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड लगाएंगे। कुछ कुरीतियाँ, तो सम विशेष रिचुअल्स लिखेंगे, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा के फिनिश करेंगे अपने ट्रांसलेशन को। तो ये हमारा ट्रांसलेशन चौथे वाक्य का कंप्लीट। हमारा जो यहाँ पांचवा सेंटेंस है, जिसमें लिखा हुआ है, क्या वे लोग पार्टी में नहीं आए हैं? वे लोग की बात की जा रही है, मतलब प्लूरल हुआ, तो हम सबसे पहले अपने रूल के हिसाब से, ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस है, सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब हैव को लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल है, काफ़ी लोगों की बात की जा रही है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, वे लोग हैं, दे लिख देंगे यहाँ पे, और पीपल लिखना ना लिखना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पीपल हम नहीं ही लिखते हैं। अब क्योंकि नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, और आए हैं के लिए हम
ये जो कम इनटू है इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म हमको लिखना है, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या कम ही होता है, कम केम कम। अब बाकी पार्टी में आने की बात हो रही है, इसलिए हमको प्रीपोजिशन भी लगाना पड़ेगा इनटू, क्योंकि उसमें मूवमेंट होगा ना। पार्टी में आएंगे जाएंगे तो चल करके आएंगे, मूवमेंट होगा तो इनटू लिखना पड़ेगा। भैया हमारे पास जो दूसरा अल्टरनेटिव है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कम ना लिख करके अटेंडेड लिख सकते हैं। अटेंड मतलब उपस्थित होना होता है, और उसका थर्ड फॉर्म ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो अटेंडेड अगर हम लिखेंगे, ये जो हमारा वर्ड अटेंडेड है इसको लिख सकते हैं। इसके लिए फिर हमें अपना ऑब्जेक्ट लिखना है, किस में नहीं आए हैं, पार्टी में नहीं आए हैं, तो द पार्टी को लास्ट में एकदम लिख देंगे। फिर अपना प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लगेगा, तो इससे हम इसका ट्रांसलेशन फिनिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने 6वें सेंटेंस को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अवनीश को मुश्किल से सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात आई इसकी ई है, यहाँ भी लास्ट में ई है, जिससे हम ये कन्फर्म हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अवनीश की बात की जा रही है, सब्जेक्ट तो अवनीश लिखेंगे। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा, चूँकि अवनीश एक व्यक्ति है इसलिए हैज़ को लिखेंगे। फिर मुश्किल से यानी हार्डली, प्राप्त होने की इंग्लिश अचीव होती है। अब इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म की प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ अचीव्ड लिखेंगे। सफलता की इंग्लिश सबको पता है सक्सेस होता है, तो सक्सेस लिख करके फिनिश करेंगे। बाकी अपने 7वें वाक्य को हम देखते हैं दोस्तों। कुछ लोग इतने लापरवाह कैसे हो चुके हैं, कुछ लोग इतने लापरवाह कैसे हो चुके हैं। यहाँ बात की जाए, आपको क्या दिख रहा है लास्ट में दोस्तों, चुके हैं ना, तो चुके हैं आ गया, इससे हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है उसका वाक्य। अब चूँकि हमें ये पता करना है, इसमें हमको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है उसका वाक्य है। अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो आया है, और इसमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि कैसे भी आया है। ये क्या प्रश्नवाचक शब्द है दोस्तों। तो कैसे की इंग्लिश जो होती है वो हाउ होती है। तो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले नियम को अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो कि इंट्रोगेटिव WH टाइप का जो रूल है, उसमें सबसे पहले क्या कहता है कि हमको अपने WH वर्ड को लिखना है। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है हाउ। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हम लिख लेंगे। फिर यहाँ कुछ लोगों की बात की जा रही है, प्लूरल हो गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव लिखेंगे। उसके बाद कुछ लोगों की इंग्लिश सम पीपल लिख लेंगे। उसके बाद हो चुके हैं, होने की इंग्लिश बिकम होती है दोस्तों। अब यहाँ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, इसलिए बिकम, बिकेम, बिकम, तो हम बिकम का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म में। और इतने लापरवाह के लिए सो केयरलेस लिखेंगे। बाकी हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। तो अपने 8वें सेंटेंस को हम देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें लिखा हुआ है क्या नरेंद्र मोदी ने कभी झूठ नहीं बोला है। ला है, लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, आ है, ई है भी आ सकता है, तो यहाँ आ है, आया है। तो हम इसको लिखेंगे हैज़ नरेंद्र नेवर टेल अ लाई। हैज़ नरेंद्र कभी नहीं के लिए नेवर, और टेल का थर्ड फॉर्म हमारा जो होता है टेल, टोल्ड, टोल्ड। सॉरी दोस्तों, हमको यहाँ पे टेल नहीं टोल्ड लिखना होगा, टोल्ड अ लाई। ओके दोस्तों, और हम अपना 9वां सेंटेंस देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इस दुनिया में ईश्वर ने सबसे प्यारी वस्तु क्या बनाई है। तो इसके लिए हमको जो अपना लिखना रहेगा, सबसे पहले हमें अपना इसमें ही क्या वर्ड आया है। अब चूँकि वस्तु की बात की जा रही है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम व्हाट का नहीं यूज़ करके व्हिच का यूज़ करेंगे। सबसे प्यारी वस्तु की बात की जा रही है, तो सबसे अधिक के लिए मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। प्यारी में सबको पता है दोस्तों कि लवेबल लिखते हैं, व्हिच मोस्ट लवेबल। अब वस्तु की बात की जा रही है, इसलिए थिंग या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये जो वस्तु है सबसे प्यारी वो एक ही है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ईश्वर यानी गॉड हम फिर लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने का, गॉड यानी ईश्वर जब किसी चीज़ को बनाते हैं उसे उनकी रचना कही जाती है दोस्तों। उसकी इंग्लिश जो होती है वो क्रिएट होती है। हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो वो क्रिएट ना लिख करके क्रिएटेड होगा। अब बाकी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में बात की जा रही है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे इन दिस वर्ल्ड, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने 10वें और अंतिम वाक्य को देखते हैं। हमारा जो 10वां वाक्य है, इसमें लिखा हुआ है कि शिवांगी के आने से पहले ही लोग आधी पिक्चर देख चुके हैं, लास्ट में चुके हैं आया है ना दोस्तों। इसी बेस पे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जिसमें सॉरी दोस्तों, फिर हम चलिए देखते हैं
हम इसमें पहले उस पार्ट को लिखते हैं जो कंप्लीट हो चुका होता है। तो लोग आधी पिक्चर देखते हुए पहले इसको लिखेंगे, लोग की इंग्लिश पीपुल, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव, देखने के वॉच में पीडी लगाएंगे, वॉच थर्ड फॉर्म हो गया इसका। और आधी पिक्चर मतलब दी हाफ ऑफ दी मूवी लिख देंगे या द हाफ पार्ट ऑफ दी मूवी लिख देंगे। और किसके आने, शिवांगी के आने से पहले, तो पहले की इंग्लिश हम बिफोर लिखेंगे, उसके बाद शिवांगी कम्स की बात है, शिवांगी लिखेंगे और कम्स लिख देंगे। ओके दोस्तों, यहीं पे हमारा जो टॉपिक है आज कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।